हम लोग आ गए थे सेक्शन 148 एनआई एक्ट। व्हाट सेक्शन 148 एनआई एक्ट इज सेइंग, और इसमें एक बड़ी एनोमली है। एनोमली से मतलब है एक विरोधाभास है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई बड़ी बेंच जब बैठेगी तो उसको सॉल्व करेगी। बड़ी बेंच से मतलब है दो जजेस की बेंच के कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर्स हैं। सेक्शन 148 एक्चुअली नया प्रावधान है। इट इज एडेड इन 2018 बाय द बीजेपी गवर्नमेंट। 2018 में बीजेपी गवर्नमेंट ने जो सरकार सुधार कर रही थी, सुधार से मतलब है सरकार जो रिफॉर्म कर रही है, इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रही है या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रही है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसको जोड़ा। एक्चुअली 2018 में उन्होंने जोड़ा इन सेक्शन 148 दैट इफ यू लॉस्ट द केस, इफ द एक्यूज लॉस्ट द केस इन द लोअर कोर्ट में इन द ट्रायल कोर्ट, एक्यूज्ड जिसने चेक काटा था, जिसके ऊपर मुकदमा हुआ था, ही लॉस्ट द केस एंड आफ्टर लूजिंग द केस, जेल चला गया होगा अगर केस हार गया है तो, वो अपील में जाता है। तो उसमें कहा गया कि 20% की जो अमाउंट है, 20% चेक अमाउंट का जमा करना पड़ेगा बीइंग ए फाइन, तब अपीलेंट कोर्ट सुनेगा और आपको रिलीज भी कर सकता है। यानी कि नीचे वाले कोर्ट से सजा हो गई है। सजा होने के बाद वी अप्रोचेस टू द अपीलेट कोर्ट एंड इन दैट अपीलेट कोर्ट वी आर अप्लाइंग फॉर द बेल और वी आर अप्लाइंग फॉर द एडमिशन ऑफ माय अपील। द ऑनरेबल कोर्ट as per section 148 can say that you must have to deposit 20% of the check amount, then we will proceed or we will admit your case। अब ये जो 20% का चक्कर नया जोड़ दिया है, इसको समझने की मुझे लगता है कि आवश्यकता रहती है कि इसको कैसे समझा जाएगा। अब इसमें उसने क्या कहा वो समझना चाहिए 148 में। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोर्ट इन द BNSS राइट नाउ वी कैन से इन एन अपील बाय द ड्रॉयर अगेंस्ट कन्विक्शन अंडर सेक्शन 138 का कन्विक्शन हो गया। 138 का मतलब बिल्कुल साफ था। अब इसमें उसने कहा प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट पेएबल अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी इन एडिशन टू एनी इंटरिम कॉम्पनसेशन पेड बाय द अपीलेट अंडर सेक्शन 143 कैपिटल ए। 20%। अब ये कह रहा है सच सम विच शैल बी अ मिनिमम ऑफ विच शैल बी। अब शैल शब्द इस्तेमाल किया है। वी हैव टू डू एन इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस शैल शब्द वर्ड। shall be a minimum of 20% of the fine or compensation awarded by the trial court, provided that amount payable under this subsection shall be in addition to any interim compensation paid by the appellate under section 143 capital A। ये जो 20% है वो एडिशनल कॉम्पनसेशन जो भी इंटरिम रिलीफ दी है उसके अतिरिक्त 20% है और 20% शैल भी 20% इस्तेमाल किया है। अब इसका अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन करते हैं तो ये लगता है कि शैल बी का मतलब तो ये लगता है कि 20% जमा करना ही पड़ेगा, दैट विल बी मैंडेटरी। लेकिन ये शैल बी अ मिनिमम ऑफ 20%, शैल बी मिनिमम ऑफ 20% की बात है या शैल बी हैव टू डिपॉजिट, दो शब्द है। अब ये शैल किसके साथ जाएगा? द सम विच शैल बी, कितना। अब ये उसने पहले कहा द सम, द सम क्या कहा? अपीलेट कोर्ट में ऑर्डर द अपीलेट कोर्ट में ऑर्डर द अपीलेट टू डिपॉजिट, वो डिपॉजिट करने के लिए कह सकता है। अब यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया है अपीलेट कोर्ट में ऑर्डर, अपीलेट कोर्ट में ऑर्डर का मतलब हो गया है कि कर भी सकता है और नहीं भी कह सकता है, लेकिन जितना कहेगा वो शैल भी 20% के लिए है, मिनिमम 20%। जब वो कहेगा कि जमा करो तो मिनिमम 20% के लिए कहेगा। 20 का 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, 50% भी कह सकता है कि 50% डिपॉजिट करो तब हम तुम्हारी बात सुनेंगे। और ऑर्डर के लिए उसने कहा मे ऑर्डर, मे ऑर्डर का मतलब है कि कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, लेकिन जब करेगा तब वो 20% से ऊपर करेगा। यह शब्द इस्तेमाल किया गया है। यह संशोधन 2018 में आया। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि डिपॉजिट का क्या चक्कर है।
ऑनरेबल कोर्ट के सामने जब आप जाते हैं तो हमारे पास एक केस सुप्रीम कोर्ट की दो जजेस, चूंकि ये सारे जजमेंट दो जजेस की बेंच के हैं इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन एक दूसरे में आता है। टू जजेस इंदु मल्होत्रा और ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा, ऑनरेबल जस्टिस दीपक गुप्ता, इन्होंने 2000, क्योंकि 2018 में ये प्रावधान आया, 2019 में 11 एससीसी 341 में कहा, इस केस में सुरेंद्र सिंह के केस में इन्होंने कहा दैट 20% डिपॉजिट इज मैंडेटरी फॉर द सस्पेंडिंग द सेंटेंस अंडर सेक्शन 148 में अगर जा रहे हो तो आपको मैंडेटरी है कि आपको यह करना पड़ेगा। एंड द प्रोविजन अप्लाइज रिट्रोस्पेक्टिवली टू पेंडिंग अपील, जो पीछे की पेंडिंग अपील 2005 की, 6 की, 7 की, 4 की जो भी पड़ी हुई है, अगर पेंडिंग अपील है तो अब आज से वो ऑर्डर कर सकता है, यानी कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा। ये दो जजेस की बेंच ने कह दिया। फिर इसके बाद 2023 में फिर दो जजेस की बेंच बैठी, ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना और ऑनरेबल जस्टिस उज्जवल भूयान, जीजे राजा वर्सेस तेजराज सुराना। अब इसमें उसने कहा द डिपॉजिट इज नॉट एन एब्सोल्यूट रूल, क्योंकि मे शब्द इस्तेमाल किया था तो वो कहता है डिपॉजिट इज नॉट अ एब्सोल्यूट रूल, पहली बात। फिर उसने कहा वेवर इज पॉसिबल, इसको वेव किया जा सकता है इफ द कोर्ट फाइंड इट इनएडिक्वेट, अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं होना चाहिए तो कोर्ट उसको कर भी सकता है, क्योंकि मे शब्द इस्तेमाल किया है। लेकिन जब वो उसको वेव करे तो उसका कारण जरूर लिखना चाहिए कि आखिर कैसे हुआ। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो डिजिट इंटरप्रिटेशन दो जजेस की बेंच ने सुरेंद्र सिंह की केस में कह दिया, वो भी दो जजेस की बेंच थी और ये भी दो जजेस की बेंच है, तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गए, दो कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट आ गए। इसके बाद फिर दो जजेस की बेंच, जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुवन, फिर से। अब उज्जवल भुवन साहब तो पिछले वाले में भी थे, नागरत्ना साहब वाले में भी थे, और ये उज्जवल भुवन इसमें जस्टिस अभय ओका में भी है। मुस्कान इंटरप्राइजेस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2024 का लेटेस्ट जजमेंट आया, INSC 1046, यानी कि रिपोर्टेबल सुप्रीम कोर्ट की साइट पर है। इसमें उन्होंने रीअफर्म कर दिया जो पीछे उन्होंने दो जजेस की बेंच में जीजे राजा के केस में कहा था, कर दिया तो ठीक है भैया। अब ये तीनों जजमेंट दो जजेस की बेंच के हैं। अब भाई नीचे वाले कोर्ट में व्हेनेवर वी विल अप्लाई देन बोथ अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि रूल तो यह है कि बाद वाला अप्लाई होना है, लेकिन दोनों दो जजेस की बेंच के हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब सेक्शन 148 में क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, कम से कम 3 जजेस की बेंच बैठे और उसको क्लैरिफाई करे, तब ये बात आएगी कि ये मैंडेटरी है या नहीं है। मेरा इंटरप्रिटेशन अगर पढ़ेंगे तो मैं बात के दो जजमेंट्स पर जाता हूं, मुस्कान इंटरप्राइजेस के साथ जाता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़कर आपको प्रावधान बताया कि कोर्ट में ऑर्डर टू डिपॉजिट, कोर्ट में ऑर्डर टू डिपॉजिट मतलब मैंडेटरी नहीं है। और दूसरा जो नीचे हमने पढ़ा कि वो अगर डिपॉजिट करना हो तो मिनिमम 20% जब डिपॉजिट करने के लिए कह सकता है, उससे ज्यादा भी कह सकता है। अब सवाल नया है, जजमेंटों में अगर हम आएंगे तो सवाल यह पैदा होता है कि व्हाट विल हैपन अबाउट दिस अमाउंट, इस अमाउंट का क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अमाउंट 20% जमा किया है, ये कहा तो उसने है एडिशनल ऑफ अदर कॉम्पनसेशन। तो कॉम्पनसेशन इसमें हालांकि रूलिंग ये कहती हैं कि जो जमा किया जा चुका है अगर वो हार जाता है, अपील उसकी सक्सीड नहीं हो पाती, तो फिर 20% का जो ये सिस्टम है 20% पहले से पार्शियल पेमेंट मान लिया जाएगा और बाकी का पेमेंट विद फाइन आपको जमा करना पड़ेगा। 1 लाख रुपया अगर आपके ऊपर बनता था, 20,000 आपने जमा किए थे, तो अब 1 लाख रुपया यानी कि 80,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे और बाकी का जो फाइन और बल लगाएगा वो अलग लगाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो मुकदमा जीत गया तो, यानी कि अपीलेंट मुकदमा जीत गया। अपीलेंट अगर केस जीतता है, इन दैट केस द कोर्ट शैल ऑर्डर टू गिव इट बैक विद द इंटरेस्ट whatever announced by the RBI on that year। अगर 2019 में ऑर्डर किया था तो 2019 में आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट लगाया था उस इंटरेस्ट के साथ आपको जमा करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? पहला वाला 20% जो जमा करने की अपील सुनने के लिए 20% जमा कर रहा था वो भी कह रहा था 60 दिन में जमा करना पड़े। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में 3 दिन का फर्दर, 30 दिन का फर्दर एक्सटेंशन दे सकता। यहां पर भी सेम है, उसको 60 दिन के अंदर वो इंटरेस्ट सहित वापस करना है जो आरबीआई ने बताया है, और इसके अतिरिक्त 30 दिन का और टाइम दे सकता है। अगर नहीं देगा तो फिर रिवर्स इसके खिलाफ वही केस आ जाएगा जो उसके खिलाफ था पेमेंट ना देने का। वो भी तो पेमेंट ना देने की वजह से आ रहा था, आप भी पेमेंट ना देने की वजह से आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो
सेक्शन 148 है दैट मस्ट बी रेड विद 138 के साथ 148 अपील के मामले में जब आप अपील लेकर जाते हैं तो 148 भी साथ में पढ़ना ही चाहिए। बताइए किसी को कोई डाउट है, कुछ क्लियरेंस है? हम लोग एनआई एक्ट में ये इसेंशियल है। इस समय अपील में तो हम जाते ही जाते हैं, अपील में बहुत सारे केसेस आते हैं, इसलिए और आप चूंकि एचजेएस के स्टूडेंट्स हैं, हायर जुडिशियल सर्विसेज पढ़ रहे हैं, तो आप अपीलिंग कोर्ट ही बनेंगे, आप अपीलेट कोर्ट बनेंगे, इसलिए आपके लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। इसलिए हमें लगता है 148 पर एक आर्टिकल आपको लिखना चाहिए। यू मस्ट हैव टू राइट अ लीगल आर्टिकल ऐसे टाइप, पुराने जजमेंटों को क्यों आया, कैसे आया, 148 क्या कहता है, 138 के साथ उसको कैसे पढ़ना है, 138 148 के साथ अगर उसको पढ़ना है तो बाकी के प्रावधानों को उसने 143 कैपिटल ए बोला है, 143 कैपिटल ए का क्या, और चूंकि इसमें उसने 3 सब सेक्शंस दिए हैं, उन तीनों सब सेक्शंस को एक्सप्लेन करिए, उनके केसेस जोड़िए, उन केसेस के साथ आर्टिकल बनाइए, उस हर एक सब सेक्शन के ऊपर एक आर्टिकल बनाइए। आर्टिकल मतलब एक ऐसे टाइप लिखिए 200 300 400 शब्दों का, आपका प्रावधान बिल्कुल तैयार हो जाएगा। वेन एवर द एग्जामिनर विल आस्क फ्रॉम यू, तो 143 कैपिटल ए भी, 138 के हम लगातार कर ही रहे थे, और 148 भी हमको करना ही है। तो आप अपीलेट कोर्ट चूंकि बनने वाले हैं, जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो आप अपीलेट कोर्ट बनने वाले हैं, इसलिए आपके एग्जाम में इसके पूछने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। अगर किसी के पास कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।